Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम अब तक करेंसी डेरिवेटिव्स बुक से 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 3 की बारी है, तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स एंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फ्यूचर्स मार्केट, rationale behind introducing currency futures in India, difference between futures and forward contracts, and concept of interest rate parity। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 13 की जो करेंसी डेरिवेटिव्स बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, डिफरेंस यही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अब वो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं तो उसमें क्या होता है, टू बाय और सेल, या तो हम बाय करना है उस कॉन्ट्रैक्ट को या हम सेल कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन अ सर्टेन अंडरलाइंग एसेट। वो अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है, कि जैसे कि हमने पढ़ा था, वो अंडरलाइंग एसेट इक्विटी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, इक्विटी इंडेक्स हो सकता है, करेंसी के फ्यूचर्स हो सकते हैं। तो वो अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है। तो एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, तो आज ही अगर हम प्राइस डिफाइन कर लें और एक फ्यूचर के डिसाइड हो कि हम फ्यूचर में इस प्राइस पे ये चीज बाय सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन ऑफ फ्यूचर्स। बोथ द पार्टीज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑन द सेटलमेंट डेट। तो जो सेटलमेंट डेट होगी उसमें बोथ द पार्टीज, बायर और सेलर, दोनों को अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है। देखिए, करेंसी फ्यूचर्स के जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, जैसे कि निफ्टी का फ्यूचर है जो 65 का लॉट है निफ्टी का, तो जो भी आपको अगर एक निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है तो जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है मल्टीप्लाई बाय 65, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। तो वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा निफ्टी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 65, उसका लगभग जो 10-15-20% जो एक्सचेंज मार्जिन मांगेगा वो हमको मार्जिन देना है। देन यू कैन एंड देन वी कैन ट्रेड इन इंडेक्स फ्यूचर। ऐसे ही सेम करेंसी में होता है, अगर हम बाय करेंगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा तो हमारा प्रॉफिट, और हम सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे, प्राइस नीचे चला जाएगा तो हमारा उस केस में लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस बहुत हद तक यहाँ पर सिमिलर हैं। फ्यूचर्स की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। स्पॉट प्राइस, देखिए द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट। तो जो अंडरलाइंग एसेट है जिसका फ्यूचर है, उस जो अंडरलाइंग एसेट है जो उसका जो प्राइस है स्पॉट मार्केट में, यानी कि कैश मार्केट में जो उसका प्राइस है, उसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस। और फ्यूचर्स प्राइस क्या है, द करंट प्राइस ऑफ द स्पेसिफाइड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की। द पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स, तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है, जैसे निफ्टी का फ्यूचर है उसके एक एक महीने के, निफ्टी के आज INSE पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स के या आपका स्टॉक का तो एक एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होगा, द पीरियड ओवर विद विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स। द करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द सेबी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज हैव 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ अप टू 12 मंथ एक्सपायरी साइकिल्स। तो जो करेंसी फ्यूचर्स है, क्वेश्चन आ सकता है, बड़े ध्यान से समझना है कि करेंसी फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेबी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस पे, जो भी सेबी के रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो करेंसी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका साइकिल क्या है। तो उनका साइकिल है 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है, अप टू 12 मंथ्स एक्सपायरी साइकिल्स। तो 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स, यानी कि 4 5 6 7 8 9 12 महीने तक एक्सपायरी की साइकिल हो सकती है। अगर आज किसी को 6 महीने बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है उसमें भी हो जाएगा, 2 महीने बाद वाले करना है उसमें भी हो जाएगा, करंट वाले में करना है उसमें भी हो जाएगा, और 12th वाले में करना है उसमें भी हो जाएगा। अब बात करेंगे वैल्यू डेट एंड फाइनल सेटलमेंट डेट। देखिए, द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ, जो लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ होगा, हर महीने का लास्ट बिजनेस, वो माना जाएगा वैल्यू डेट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वैल्यू डेट है वो और जो सेटलमेंट डेट है, दे आर बोथ सेम, और वो माना जाएगा आपका बिजनेस डे, लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ। एक्सपायरी डेट, ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट ट्रेडिंग डे, इट इज द डे ऑन विच ट्रेडिंग सीजेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा जिसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है उसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे, एंड इट इज 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द फाइनल सेटलमेंट डेट। सो जो फाइनल सेटलमेंट डेट है और जो वैल्यू डेट है ये उससे 2 दिन पहले होता है आपका लास्ट वर्किंग डे।
कॉन्ट्रैक्ट साइज, द अमाउंट ऑफ एसेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लॉट साइज का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी एक लॉट में आ जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि द अमाउंट ऑफ एसेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, तो वन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने अमाउंट के एसेट्स आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आपका लॉट साइज। जैसे फॉर एन एग्जांपल निफ्टी का लॉट हो गया, निफ्टी के लॉट से समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक लॉट निफ्टी आज 24,000 पे चल रहा है और निफ्टी का अगर आपको फ्यूचर उठाना है तो वो एक 65 क्वांटिटी आएंगी उसमें। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 65 वो आपकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनेगी। और जो भी मार्जिन एक्सचेंज लगाएगा 10, 15, 20% का, उतना आपको मार्जिन देना है। यू कैन बाय सेल वन लॉट ऑफ निफ्टी इन फ्यूचर्स। अब बात करते हैं इनिशियल मार्जिन की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे कि निफ्टी का लॉट साइज आपका 65 का है और निफ्टी की वैल्यू 24,000 चल रही है, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 65 ये आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है। इसके लिए एक आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है। तो सभी बोलता है इनिशियल मार्जिन जो कि डिसाइडेड होता है एक्सचेंज के द्वारा। जैसे एनएसई डिसाइड करेगा कि निफ्टी में कितना मार्जिन लगेगा। फॉर एन एग्जांपल 10% उन्होंने बोला कि 10% लगेगा, तो निफ्टी की वैल्यू 24,000 है, मल्टीप्लाई बाय 65 जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनेगी उसका 10% मार्जिन आपको पे करना है। और फिर आप इनिशियल मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनिशियल मार्जिन होता है। तो इनिशियली जब आपको बाय सेल करने के लिए कोई भी सिक्योरिटी को ओना फ्यूचर्स आपको बाय करने के लिए जो इनिशियल मार्जिन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका इनिशियल मार्जिन। जो स्टार्टिंग में मार्जिन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। अब बात करते हैं मार्क टू मार्केट की। देखिए फ्यूचर्स मार्केट में एट द एंड ऑफ द ईच ट्रेडिंग डे आपका मार्जिन अकाउंट एडजस्ट हो जाता है आपके प्रॉफिट और लॉसेस से। तो अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि आपने अगर से बाय किया हुआ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और अगर आपकी प्राइस ऊपर चला गया है तो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा और वो आपका M2M जितना भी एक्स्ट्रा है वो आपके गेन ऑन लॉस हो जाएगा और वो आपका मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। लेकिन आपका अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, आपने बाय किया हुआ है, तो आपको लॉस हो जाएगा और उतना अमाउंट आपके मार्जिन अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। अब बात करते हैं टिक साइज की। इट इज द मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। जो प्राइस जो कोटेड होते हैं करेंसी मार्केट्स में, जो मिनिमम मूव है वो कितना होगा, उसको टिक साइज बोलते हैं। तो जो मिनिमम ट्रेडिंग इंक्रीमेंट और प्राइस डिफरेंशियल होता है वो होता है इसमें आपका 0.0025। तो जैसे कि टिक साइज जो USD INR फ्यूचर्स का मिलेगा आपको, वो मिलेगा 0.0025। तो इस प्राइस का ये टिक साइज होगा। द प्राइस एंटर्ड बाय द बायर और सेलर कैन बी 82.9975, 83.0000 और 83.0025 इन द मल्टीपल्स ऑफ 0.0025। तो बोल सकते हैं कि जो मिनिमम जो मूव अलाउड है उसको हम बोलते हैं टिक साइज और वो है 0.0025। कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। टू अराइव एट द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वी मल्टीप्लाई द फ्यूचर प्राइस विद द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में निकालना है तो कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ट्रेडिंग आवर्स, टाइम ड्यूरिंग विच ट्रेडिंग इज अलाउड ऑन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एक्सचेंज जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें जब तक टाइम अलाउड है ट्रेडिंग का उसको हम ट्रेडिंग आवर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं पोजीशंस इन डेरिवेटिव मार्केट की। आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। जब हम बाय पोजीशन आते हैं, बाय में बनाते हैं और बाय करते हैं और जब हमें लगता है कि वो फ्यूचर्स ऊपर जा सकता है, उसका भाव बढ़ सकता है, स्टॉक प्राइस में तेजी आ सकती है, उस करेंसी फ्यूचर में तेजी आ सकती है, तब हम उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे विच इज कॉल्ड बाय पोजीशन। तो जितने भी अनसेटल्ड बाय पोजीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, मिस्टर एक्स बाइज 5 USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देन ही वुड बी लॉन्ग 5 USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो बाय करते हैं 5 USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो लॉन्ग माना जाएगा उनको 5 USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। और अगर वो मिस्टर वाई बाय करते हैं 4 यूरो USD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इट मीन्स वो लॉन्ग है 4 यूरो USD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे। शॉर्ट पोजीशन, अब लॉन्ग पोजीशन का उल्टा शॉर्ट पोजीशन बनेगी आपकी। जो आउटस्टैंडिंग और जितनी भी अनसेटल्ड सेल पोजीशंस हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, पर्टिकुलर उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट पोजीशंस। अब फॉर एन एग्जांपल कि मिस्टर एक्स सेल्स 5 USD INR फ्यूचर, तो उनकी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हो गई 5 USD INR में कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ऐसे ही अगर मिस्टर वाई सेल करें 4 यूरो USD फ्यूचर्स को, तो दैट वुड बी अ शॉर्ट ऑन 4 यूरो USD फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं ओपन पोजीशंस की। देखिए आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ईदर लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन इन वेरियस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओपन पोजीशन। अब ओपन पोजीशन क्या होगा,
अनसेटल्ड पोजीशन चाहे वो लॉन्ग साइड में है चाहे वो शॉर्ट में है, जितनी भी है उस कॉन्ट्रैक्ट में, दीज आर देयर, वो सबको बोला जाएगा ओपन पोजीशन। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने शॉर्ट किए हैं 5 यूएसडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और बाय किए हैं 3 यूएसडी यूरो यूएसडी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ही सेड टू हैव एन ओपन पोजीशन व्हिच इज इक्वल टू 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उनके शॉर्ट थे यूएसडी आईएनआर के और 3 लॉन्ग थे यूरो यूएसडी के। तो on the next day he sells 2 USD euro USD future contracts of the same maturity. His open position would be 5 USD INR future contracts and 1 euro USD future contracts, क्योंकि जो यूरो यूएसडी थे 3 थे उसमें से उन्होंने 2 बेच दिए थे, तो यूएसडी वाले तो 5 के 5 रहे, यूएसडी आईएनआर वाले तो 5 के 5 थे, लेकिन जो यूरो यूएसडी वाले रहे वो 1 रहे। सो इस तरीके से हम ओपन पोजीशन को देखेंगे। ओपनिंग ए पोजीशन मींस ईदर बाइंग और सेलिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कोई हम पोजीशन बाय करते हैं सेल करते हैं तो हम एक पोजीशन को ओपन कर देते हैं, चाहे वो लॉन्ग की तरफ हो या शॉर्ट की तरफ हो। क्लोजिंग ए पोजीशन मींस ईदर बाइंग या सेलिंग ए कॉन्ट्रैक्ट विद एसेंशियली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्लाइंट्स ओपन पोजीशन। तो जब हम बाय करते हैं किसी चीज को तो हम सेल कर देंगे तो वो पोजीशन क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब कि है कि उसका जो ओपन पोजीशन है चाहे वो लॉन्ग है शॉर्ट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो इट मींस पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी की। देखिए कि कॉन्सेप्ट है तो इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, बट ये डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट। जो उस करेंसी का जो फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है और जो स्पॉट में रेट चल रहा है, तो कहने का मतलब जैसे यूएसडी आईएनआर का है, यूएसडी आईएनआर जो स्पॉट में रेट है यानी कि कैश मार्केट में रेट है, और जो उसका फ्यूचर्स में जो रेट है उसका जो डिफरेंस है, सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट बीइंग अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, डिफरेंस इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स है जैसे कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट है और जो यूएस में इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है उसके इक्वल माना जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। सो ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझना पड़ेगा, जो हमारा फ्यूचर एक्सचेंज रेट है और स्पॉट का एक्सचेंज रेट है उस करेंसी का, वो बीइंग अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द डिफरेंस इन जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है और फॉरेन जो करेंसी है उसके जो दोनों के इंटरेस्ट रेट्स है उसका, जैसे कि इंडिया में फॉर एन एग्जांपल 7% इंटरेस्ट रेट होगा, यूएस में मान लो 3.5 है, तो ये जो 3.5% का जो डिफरेंस है दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फ्यूचर एक्सचेंज रेट ऑफ बोथ द कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी। गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं। What is the settlement method of USD INR futures? तो cash, physical, based on delivery, can be cash or physical, none of above. तो आंसर इज कैश। USD INR futures कैश में सेटल होते हैं। Which of the following is the last trading day of Euro INR monthly futures contract? तो जैसे कि हमने देखा है कि लास्ट ट्रेडिंग डे कौन सा होगा, 2 days prior to the last business day। तो आंसर इज बी, 2 working days prior to the last business day of the expiry month। Person goes short in a GBP INR futures contract at rupees 99.75 and on expiry GBP INR reference rate is 100.75। तो he will, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया हुआ है लेकिन जो एक्सपायरी पे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर आ गया है, उसका रेट ऊपर आ गया है, तो देखिए प्रॉफिट करेगा 1 रुपए का, लॉस करेगा 1 रुपए का, नो प्रॉफिट नो लॉस या नन ऑफ द अबव। जो जब हमने कोई चीज सेल की है और अगर उसका प्राइस ऊपर आ जाए तो हमको लॉस हो जाता है। पहली चीज तो कितना लॉस होगा, इस एग्जाम्पल में इस पर्सन ने जीबीपी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है 99.75 पे, लेकिन अब जो एक्सपायरी पे जीबीपी आईएनआर का रेट आ गया 100.75, 1 रुपया ऊपर आ गया, तो ये जो 1 रुपया ऊपर आया है ये इनका लॉस है। और अगर 1000 का ये लॉट साइज होता तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज कॉल्ड 10,000, तो इनका लॉट 10,000 रुपए का हो गया होता। तो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टाइप की बाकी वीडियोस देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच।